खिलाड़ियों के दल को भी शुभकामनाएं देता हूं। शून्यकाल में क्वेश्चन नंबर 161। एक मिनट माननीय सदस्य, शून्यकाल चले जब विशेष प्रश्नकाल में किसी को अलाउ नहीं किया जाता। श्री राजकुमार चहार, क्वेश्चन नंबर 161। माननीय सदस्य, आपसे आग्रह है आप अपनी अपनी सीट पर विराजें। जब शून्यकाल चलेगा तो मैं व्यवस्था देखकर आपके सवाल पर इजाजत देने का प्रयास करूंगा। अभी प्रश्नकाल चल रहा है। प्रश्नकाल में एक व्यवस्था मैंने दे दी है कि प्रश्नकाल में कोई भी नहीं उठाएगा। A statement is laid on the table of the House. माननीय सदस्य। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सभी औषधियों और बीमारियों के इलाज और बचाव के लिए उपयोग में आने वाले उपकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत आते हैं और आवश्यक वस्तुओं की परिभाषा में औषधियां और उपकरण भी आते हैं, लेकिन इसके बावजूद सभी औषधियों और उपकरणों के सीलिंग मूल्य निर्धारित नहीं किए जाते, जिससे औषधि व उपकरण निर्माता 10 गुनी निर्धारित MRP उस पर अंकित करते हैं, जिससे मरीजों और उनके परिवारीजनों को शोषण होता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इससे बचने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही प्रस्तावना की है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बहुत सभी स्वास्थ्य जगत के लोगों के साथ जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। मैं इनको जो डिटेल है, जिस तरीके से हमारा विभाग काम करता है, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ तक ड्रग्स का सवाल है, सबसे पहले तो स्वास्थ्य विभाग नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स NLEM इसके माध्यम से जो बहुत ही आवश्यक और जानलेवा बीमारियों के लिए इलाज के लिए जो दवाई होती है उसको उसमें एसेंशियल मेडिसिन्स में डालते हैं और लगभग 388 मेडिसिन्स 388 मेडिसिन्स इसमें जोड़ी गई हैं। और इसके बाद हमारे जो टोटल ड्रग्स हैं उनको हमने 2 कैटेगरी में बांटा है, शेड्यूल्ड ड्रग्स और नॉन शेड्यूल्ड ड्रग्स। जो शेड्यूल्ड ड्रग्स हैं, जो टोटल ड्रग्स हैं दोनों मिला करके शेड्यूल्ड ड्रग्स और नॉन शेड्यूल्ड ड्रग्स, वो लगभग 4,348 प्लस है, यानी 4,348 और लगभग उससे कुछ ज़्यादा है, और जिसमें से 388 शेड्यूल्ड ड्रग्स में आती है और उसमें मेडिकल डिवाइसेस भी आते हैं। ये जो NLEM में जो ड्रग्स आते हैं उनके प्राइस को कंट्रोल करने के लिए NPPA नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी उसके शेड्यूल 1 के उसको फिक्स करती है, और जो 388 ड्रग्स जो एसेंशियल ड्रग्स में आते हैं उनको छोड़ करके भी जो फॉर्मुलेशंस के ड्रग्स भी होते हैं उनकी भी प्राइसेस को सील किया जाता है, और लगभग इसमें 926 फॉर्मुलेशंस ऐसे हैं जिसको इसमें जोड़ा गया है। और इसके साथ साथ जो हमारे प्राइस को कंट्रोल करने के लिए जो हमारा DPCO है, उसमें जो कंट्रोल ऑर्डर है पैरा 19 में, उसके तहत भी हम इसके मार्जिन को कैप करते हैं। तो इस तरीके से हर तरीके से दवाइयों को कंट्रोल करने का प्रयास हुआ है। ट्रेड मार्जिन रैशनलाइजेशन अप्रोच जो है उसमें हम देखते हैं कि एंटी कैंसर ड्रग्स उसमें भी मार्जिन परसेंटेज 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसको भी हम ध्यान में रखते हैं। और लगभग 42 एंटी कैंसर ड्रग्स को भी हमने इसमें जोड़ा है। तो इस तरीके से हम कैपिंग करते हैं। जहाँ तक माननीय सदस्य ने पूछा कि
साधारण व्यक्ति को इस तकलीफ से बचने के लिए क्या व्यवस्था की गई है। तो जो ड्रग्स एसेंशियल ड्रग्स हैं, जो ज़रूरी ड्रग्स हैं, उनको भी हम प्राइसिंग करते हैं और उनके ट्रेड मार्जिन्स को भी हम कंट्रोल करते हैं। लेकिन 2 कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो नए चलाए गए वो है जन औषधि का कार्यक्रम। और जन औषधि के कार्यक्रम में बड़ी मात्रा में ड्रग्स को जो जेनरिक ड्रग्स के रूप में हम सेल करते हैं, और उसमें लगभग मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि बड़ी संख्या में हम उसमें 1965 ड्रग्स हैं और 293 सर्जिकल आइटम्स हैं, और लगभग 50 to 80% लेस देन द मार्केट प्राइस में हम वो दवाइयाँ और वो सर्जिकल आइटम्स खरीद सकते हैं। और इसमें लगभग अभी तक 28,000 करोड़ रुपए का पेशेंट को लाभ हुआ है। 28,000 करोड़ रुपये का पेशेंट को लाभ हुआ है। और ये 12,600 जन औषधि केंद्र हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये तय हुआ है कि 2027 तक ये जन औषधि केंद्र 25,000 खोल दिए जाएंगे, 25,000 खोल दिए जाएंगे, ताकि कोई भी गरीब व्यक्ति, और इसमें मुझे खुशी होती है बताते हुए आपको कि कैंसर ड्रग्स 80% रिडक्शन है, 80% ड्रग्स में रिडक्शन है। उसी तरीके से एक स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक स्कीम चलाई जा रही है जिसका नाम है अमृत, अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट ट्रीटमेंट। इसके तहत लगभग अभी तक 5 करोड़ 14 लाख पेशेंट्स को इसकी सेवा दी गई है, और लगभग 10 करोड़ 673 करोड़ रुपए की वैल्यू के ड्रग्स को डिस्पेंस किया गया। माननीय मणिकम टेगोर जी, आप पीठ पीछे करके मत खड़ा हुआ, और इसमें वो भी दे दूंगा ट्रेनिंग में आपको। और वो भी टोटल सेविंग्स जो हैं पेशेंट, इसमें लगभग 24,273 करोड़ रुपए का पर एनम, ये सीलिंग प्राइसेस के कारण 74,273 करोड़ रुपए पर एनम, ये इसकी प्राइसेस पर कंट्रोल होने के कारण साधारण व्यक्ति को बचत हो रही है। सप्लीमेंट्री। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। औषधि दवाइयाँ लिखते समय डॉक्टरों के लिए यह अनिवार्यता है कि वो दवाइयों को जेनरिक नाम से अर्थात सॉल्ट के नाम से ही मरीजों के लिए लिखे। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, देखने में ये आता है कि डॉक्टर्स को जब मरीज दिखाने जाते हैं तो वो उनके पर्चे पर वो ब्रांडेड दवाइयों के नाम लिखते हैं, जिसके कारण से मरीजों को और उनके परिवारीजनों को बहुत महंगे दवाइयों को खरीदना पड़ता है। माननीय अध्यक्ष जी, ये अनिवार्यता जो डॉक्टर्स के लिए दी गई है, ये इंडियन मेडिकल काउंसिल के 2002 के रेगुलेशन संख्या 1.5 वो 6.3 में है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेडिसिन लेने के लिए ब्रांडेड जो दवाइयों के लिए मजबूर करते हैं डॉक्टर, वो मजबूर न करें। इसके लिए सरकार की क्या योजना प्रस्तावित है, कृपया इसके बारे में उल्लेखित करने की कृपा करें। वहीं मेरा एक निवेदन कह के मैं बात पूरी करता हूं कि आगरा में एसएन मेडिकल कॉलेज 1854 से बना है, लेकिन अभी तक उसे एम्स का दर्जा साहब नहीं मिला है। सबसे पुराना भारत का तीसरा मेडिकल कॉलेज है, तो एम्स का दर्जा भी आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज को दिलाने की कृपा करें। धन्यवाद। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ लगातार बातचीत होती है और यह हमेशा प्रयास करते हैं कि वो जेनरिक मेडिसिन लिखें, लेकिन जेनरिक मेडिसिन की व्यवस्था जन औषधि के तहत कर दी गई। कीर्ति आजाद जी। अध्यक्ष जी, अभी लाभ की बातें बताई जो बहुत प्रसन्नता की बात है स्वास्थ्य मंत्री ने। मैं उनसे कुछ जो हानि हुआ है उसके बारे में भी जानना चाहता हूँ। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के माध्यम से मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जिसे एमआरपी के ऊपर बेची जा रही है, जिसे कि नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी ने भी देखा है, और ऐसी लगभग 384 कंपनियां हैं जिसमें से केवल एक है जिसने 1500 करोड़ का गबन भी किया है।
और पिछले आंकड़े में जो मुझे राज्यसभा से आपका एकत्रित किया आपके जवाब में कि केवल 72.73 करोड़ 72.73 करोड़ एकत्रित हुआ है। तो इस पैसे को वापस लेने के लिए और ऐसे लोगों को जो दवा ज़्यादा दाम पर बेच रहे हैं और गरीबों को नुकसान हो रहा है उसको दंडित करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? माननीय मंत्री ये जी, इसी से संबंधित है। देखिए, मैंने बताया कि हमारा सिस्टम बड़ा रोबस्ट है और हमारे सिस्टम के तहत इन सारी चीज़ों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। माननीय सदस्य ने किसी एक स्पेसिफिक केस की बात की है, उस ये प्रश्न जो जी माननीय मंत्री जी, उसमें जो स्पेसिफिक अगर कोई हमारे को ये लिखित देंगे तो ज़रूर उसके ऊपर भी कार्रवाई। क्वेश्चन नंबर 163 श्री अरुण भारती, क्या लोकसभा में नहीं करते हैं? सर 162 क्वेश्चन 162 श्री क्वेश्चन नंबर 162 अरुण भारती, नो। डॉक्टर अमर सिंह, क्वेश्चन नंबर 2 सर। सवाल पूछ 162 सर। in the table of the house. मैं मेरी बात पे भी संशोधन कर लूं। मैंने राज्यसभा बोला है, राज्यसभा भी नहीं बोल सकते, दूसरा सदन ऐसे बोलते हैं। माननीय सदस्य प्रश्न पूछे ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये स्कीम तो अच्छी बनाई है आयुष्मान भारत वाली, पर जो मैं अपनी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में शिकायतें मिल रही हैं मेरे को, एक तो इसका कार्ड बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। पहली बात मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आपने क्या कोई लिमिट लगा दी है उसके ऊपर? दूसरा, किसका बहुत सारे किसका कार्ड? आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड का तो प्रश्न नहीं है। तो सर उसी का है, आयुष्मान का ही है, उसी का है सर। चलिए, हाँ उसी का है सर। सर दूसरा जो इम्पेनल्ड हॉस्पिटल होते हैं जो फ्री ट्रीटमेंट वाले, वो बहुत सारे गरीबों को रिफ्यूज करते हैं। माननीय मंत्री जी बताएं कि कैसे इसका हल किया जाए, क्योंकि वो लोग तो हमारे पास आ जाते हैं कि साहब मेरा इलाज करा के दो। धन्यवाद सभा अध्यक्ष महोदय। सबसे पहले तो आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी के सामने एक आंकड़ा मैं रखना चाहती हूँ उनके अपने लोकसभा क्षेत्र का, चूंकि उन्होंने आयुष्मान भारत के कार्ड्स की संख्या का विषय उठाया है। अभी तक फतेहगढ़ साहिब आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें हम 2,17,555 कार्ड्स बना चुके हैं। अगर मैं आपके राज्य की बात करूं तो पंजाब में हमने अभी तक 84.97 लाख इतने कार्ड्स बना दिए हैं आयुष्मान के। माननीय सदस्य को मैं बताना चाहती हूं कि हमने जब 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना का शुभारंभ किया झारखंड से, तब हमारे पास जो बेनिफिशियरी बेस था वो 10 करोड़ 74 लाख का था, जो सब्सिक्वेंटली बढ़कर 12 करोड़ 34 लाख का हो गया। और निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं कि जो आयुष्मान कार्ड्स का क्रिएशन है वो तेज़ी से आगे बढ़े। इसमें कुछ राज्यों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, जिसमें मेरा अपना गृह राज्य उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी है, ऐसे तमाम, आंध्र प्रदेश है, ऐसे तमाम राज्य हैं, महाराष्ट्र भी है। सर, आयुष्मान कार्ड और तेज गति से बने, इसके लिए हमने एक स्पेशल इनिशिएटिव लॉन्च किया है, आयुष्मान आपके द्वार। आयुष्मान आपके द्वार एक ऐसी पहल है जिसके माध्यम से जो हमारे फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, जैसे आशा है, एएनएम है, इनको भी हम घर घर डोर टू डोर कैंपेन के लिए भेज रहे हैं और ये जाकर जो बेनिफिशियरीज हैं उनको अवेयर कर रहे हैं कि आप आइए और अपने कार्ड्स बनवाइए। और इसके लिए हमने आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण भी किया है। साथ ही सर, हमने 6 एजेंसीज भी नॉमिनेट किए हैं जिससे कि आयुष्मान कार्ड बहुत तेज़ी से बन भी सके
और उनका लाभ हमारे जो बेनिफिशरीज हैं उनको मिल सके। श्री बेनी बेनन जी, सर आपने दूसरा प्रश्न आप माननीय मंत्री जी, आप सदस्य को कैसे कर सकते हो कि दूसरा प्रश्न पूछो? सर नहीं, दो पार्ट नहीं होता। इनका क्वेश्चन नंबर 1 अरुण भारती का है, और 1 मिनट व्यवस्था बता दूं, अरुण भारती और डॉक्टर अमर सिंह। अरुण भारती जी को एक सप्लीमेंट्री अलाउ है, लेकिन सेकंड नंबर को एक ही प्रश्न अलाउ होता है। Sir, thank you, Speaker, sir. Sir, this Ayushman Pradhan Mantri Jan Yojana is a health insurance scheme. It was launched in 2018 to provide health coverage to 50 crore people. Sir, there has been instance reported where hospitals have experienced delay in reimbursement of claims. This is in turn has led to the hospital refusing to accept the patient. Has the government noticed the issue for delay? And if so, what steps have the government taken to avoid the delay for in reimbursement? माननीय मंत्री जी। सर, आयुष्मान भारत ये दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिकली फंडेड हेल्थ एश्योरेंस प्रोग्राम है जो मोदी जी की सरकार ने लॉन्च किया। हमारा एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी बेस है जिसमें बॉटम 40% लोगों को हम टर्शरी और सेकेंडरी केयर की सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा, इसमें मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहती हूँ कि हमने जो बेनिफिशियरी बेस आइडेंटिफाई किया था उसमें बहुत सारे राज्यों ने जो अपनी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स चला रहे थे उसके भी जो बेनिफिशरीज थे उनको भी कन्वर्ज किया। जहां तक सेक्ट डेटा के अनुरूप आइडेंटिफाइड बेनिफिशरीज की बात है, उसमें हम इलाज के लिए स्टेट्स के साथ 60-40 की शेयरिंग करते हैं, और किसी भी राज्य में जब क्लेम सेटलमेंट की बात आती है तो हमारी तरफ से जो भी फंड्स स्टेट्स को रिलीज होने होते हैं उसमें कभी कोई देरी नहीं होती है। लेकिन जो एडिशनल कभी कभी स्टेट्स ने बेनिफिशरीज ऐड किए होते हैं जिनका खर्च स्टेट्स को उठाना होता है, उसको लेकर कभी समस्याएं ज़रूर आती है। लेकिन ऐसी परिस्थिति जब भी विकसित होती है, वी ऑलवेज टॉक टू द स्टेट्स, कम्युनिकेट विद देम, एंड दीज प्रॉब्लम्स हैव बीन रिजॉल्व। इसके अलावा हमने एक इनिशिएटिव ग्रीन चैनल पेमेंट का भी शुरू किया है। So this initiative is intended to expedite the claim settlement so that we see more and more participation of the empaneled hospitals. Hospitals which have a clean record, we give them 50% of upfront payment. So that is how we try to expedite this whole process. श्री अरविंद सावंत जी। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यह स्कीम बड़ी अच्छी है, लेकिन मेरा एकदम पॉइंटेड सवाल है। प्राइवेट हॉस्पिटल जो है, जो ट्रस्टीज़ के हॉस्पिटल है, उन्होंने इसमें आयुष्मान भारत की योजना स्वीकारी है, लेकिन कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल है वो स्वीकारते ही नहीं सर। हमारे परेल में एक गले निकल करके हॉस्पिटल है, उनको पहले पूछा ये आयुष्मान भारत के अंदर क्यों नहीं करते, तो बोले इंश्योरेंस के पैसे समय पे नहीं आते। तो ऐसे जो अस्पताल है उसके लिए आप क्या कर सकती हो, क्योंकि उसमें उनको इम्पैनल में लाना बहुत आवश्यक है। अब महाराष्ट्र की पॉपुलेशन देखोगे तो 1024 अस्पताल है, बहुत कम है अगर आप कर्नाटका या किसी से कंपैरिजन करोगी तो क्या उसके लिए सरकार कौन से कदम उठाएगी? जो प्राइवेट हॉस्पिटल इम्पैनल में नहीं आना चाहते जानबूझकर, ट्रस्टीज वाले आते हैं, प्राइवेट वाले नहीं आ रहे हैं, मैंने नाम जानबूझकर लिया तो ताकि आपको डिफरेंशिएट मालूम पड़ेगा, उसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे, मेरी प्रार्थना है। और इंश्योरेंस के पैसे समय पे देने की बात। धन्यवाद सर। अध्यक्ष महोदय, जो दूसरा आपने हिस्सा है आपके प्रश्न का क्लेम सेटलमेंट का, वो मैंने इससे पहले के उत्तर में स्पष्ट किया। जहाँ तक एम्पैनलमेंट का विषय है, हमारी ये कांस्टेंट कोशिश रहती है कि जो एम्पैनल्ड अस्पतालों का नेटवर्क है उसको हम बढ़ाते रहें। इसके लिए सर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट से, स्टेट हेल्थ अथॉरिटीज से निरंतर बातचीत करती रहती है, और हमारे जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशंस वगैरह हैं उनको हम रेगुलरली टच करते हैं। अगर उनको इस स्कीम के बारे में अवेयरनेस नहीं होती है तो हम वर्कशॉप के ज़रिए उनको अवेयर भी करते हैं। उनके कोई एप्रीहेंशंस या क्लैरिफिकेशंस होते हैं उसको भी हम दूर करते हैं। जो पैकेजेस वगैरह हमने बनाए हैं, हेल्थ बेनिफिट पैकेजेस, उसको भी हमने समय पर रिवाइज किया है। अभी हम उसको 1949 प्रोसीजर्स तक ला चुके हैं, और स्टेट्स को हमने फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि आप चाहें तो इसमें अपने हिसाब से
कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश होती है, और क्लेम सेटलमेंट को लेकर भी जो हमारी सारी प्रक्रियाएं हैं वो हम विस्तार से सारे हॉस्पिटल्स को समझाते हैं, यानी उनको हैंड होल्ड करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, उनको हम अवेयर करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा को हम जोड़ते भी हैं। और सर, इसमें बहुत बड़ी प्रोग्रेस हुई है, क्योंकि जब हमने 2018 में इस कार्यक्रम को लॉन्च किया था, उस वक्त जो एम्पैनल्ड अस्पतालों की संख्या थी वो लगभग 8000 थी, लेकिन आज वो बढ़ के 29,281 हो चुकी है। आज इस विभाग पर एक लंबी चर्चा है। मैं माननीय मंत्री जी और माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि संक्षिप्त में कर दे, बाकी जब इस विषय पर चर्चा होनी है। 163 श्री प्रभाकर रेड्डी। माननीय मंत्री जी। Answer is laid on the table of the House. Honorable member. Sir, thank you for giving me the opportunity, sir. Sir, I would like to tell you that about 65 crore individuals are covered under Ayushman Bharat health card. I would request the concerned minister that there is about 5 lakhs coverage at present for a family per year. I would request him, and the procedures now under this is about 1929. Our Andhra Pradesh government has got about 3,257 procedures. I request the minister whether the coverage, health coverage can be increased to about 15 lakhs and the procedures also increased to 3,250 procedures. Honorable मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, ये प्रश्न जो है ये आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स और ABDM पर है, और ये प्रश्न आयुष्मान भारत के कवरेज को बढ़ाने का नहीं है। ये प्रश्न जो है वो हमारे आभा कार्ड के बारे में है, और आभा कार्ड के बारे में हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत हमने इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो 4 कंपोनेंट्स हैं, कोर कंपोनेंट्स। सबसे पहली बात तो यह है कि हम ABDM में, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में, हम जो 4 रजिस्ट्रीज़ को इंक्लूड करते हैं, वर्टिकल रजिस्ट्रीज़ को। एक तो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, दूसरा हेल्थ प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री, यानी जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनकी रजिस्ट्री, और हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्रीज यानी हमारी इंस्टीट्यूशंस की रजिस्ट्री, और ड्रग रजिस्ट्री यानी हमारे केमिस्ट जो हमको दवाइयों को सप्लाई करते हैं उसकी रजिस्ट्री। ये 4 को एक प्लेटफॉर्म में लाने का प्रपोजल है, और उसके 3 गेटवेज हैं, और वो 3 गेटवेज हैं हेल्थ इंफॉर्मेशन कंसेंट मैनेजर, इसके माध्यम से हम एंटर कर सकते हैं, नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज यानी जो हमारे क्लेम्स हैं उनको एक्सचेंज करने के लिए, और यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस UHI, इसके तहत हम इस गेटवे से हम एंटर कर सकते हैं। कोशिश सरकार की ये है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो प्रधानमंत्री मोदी जी के इनिशिएटिव से शुरू हुआ है, सारे हेल्थ के स्टेक होल्डर्स से लेकर के, सारे हेल्थ की इश्यूज़ को लेकर के, और सारे पेशेंट्स के हेल्थ रिकॉर्ड से लेकर के वो एक प्लेटफॉर्म पर आ सकें, और एक जगह पर उनकी सुविधाओं को हम केटर कर सकें। इस बात का प्रयास है, और इस प्रयास को इस माध्यम से किया जा रहा है। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। नो। Yes, sir. So the volume of individuals registered on a daily basis and extremely sensitive nature of data, health records being submitted, stored and shared across platform. Could the Honorable Minister explain the various steps undertaken by the central government to protect the sensitive and personal data of the fellow citizens who have registered for the Ayushman Bharat health accounts? सर, मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूँ कि हमारा जो ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, ये पूरी तरीके से फेडरेटेड डिजिटल आर्किटेक्चर को यूज़ करता है, and it is fully compliant with the provisions of the Digital Personal Data Protection Act. As my senior minister has explained that there are 4 verticals or 4 components.
one of the components is creation of the Aabha ID. This is a unique identification number which is given on a digital health ecosystem to every patient. पेशेंट के जो भी पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स होते हैं उनकी किसी भी प्रकार की कोई सेंट्रलाइज रेपोजिटरी मेंटेन नहीं की जाती है। पेशेंट का हेल्थ रिकॉर्ड का पर्सनल डेटा केवल उसके कंसेंट पर ही शेयर हो सकता है और केवल जो रिकॉर्ड्स हमारे विद रिस्पेक्ट टू आभा आईडी रजिस्ट्री या जो हमारे हेल्थ प्रैक्टिशनर्स की रजिस्ट्री है या फैसिलिटीज की रजिस्ट्री है, दैट इज स्टोर्ड सेंट्रली for the ease of interoperability. So there is no threat as such insofar as the safety of the personal health record of the patient is concerned. श्रीमती डी पुरंदेश्वरी. Honorable Speaker, sir. Sir, Ayushman Bharat is a wonderful program which helps reduce the out-of-pocket expenditure for the poor, which is pegged at around 39% today. Sir, our former Chief Minister, Shri Jagan Mohan Reddy ji, had failed to pay the private hospitals, and because of the dues that were outstanding, now even Ayushman Bharat is being affected because Arogya Shri, a program run by the state government, is today clubbed with Ayushman Bharat. But having said that, sir, my supplementary would be to question 163, section C, wherein the question asked is about the assessment of the Ayushman Bharat scheme. Sir, as per the scheme norms, every patient who is availing the benefit of Ayushman Bharat is expected to produce his Aadhaar identity and then avail the scheme. But many a times the Aadhaar card is not presented, and then the patient is required to give a written, signed declaration that he would produce it when he goes to avail Ayushman Bharat for the second time. But unfortunately, many a times there have been patients who have been availing the scheme without producing the Aadhaar card. So my question to the Honourable Minister through you, sir, is that has there been an assessment of such kind of pilferages that have been happening in the system? And if so, what are the measures that have been taken to control this kind of pilferage? Thank you, sir. I would like to enlighten the honourable member that the question does not relate to Ayushman Bharat. The question relates to the Aabha card, the health accounts. So, and the Minister has explained, and I have also explained how this Aabha card is helpful for the patient and the confidentiality is maintained. As far as the Ayushman Bharat is concerned, although the question is not related to, the question asked is not related to this question, but yes, as far as the Ayushman Bharat PMJ program is concerned, it is being run by National Health Authority, and in that National Health Authority, there is a constant mechanism of supervision. We also have a direct connect with the state health authorities, and we always see to it the quality of service being given, the payments being done, and the patient satisfaction. All these three factors are taken into consideration, and it is a continuous process, it is a regular process which are being done. When there are questions being raised by the members that the claims are not settled, it is sometimes it happens because when the state government does not give its share, then it happens. And there was a previous question also, and I would like to share with you in that previous question. It was stated, Amar Singh ji was asking about that question. I would like to share with it that in state of Punjab, the central government has given its share. 59.96 crore has been released by central share. State has to actually send the demand in an audited statement. Because the state government is not sending the audited statement, we are not able to release the fund for 2024-25. So because of that, वहाँ कुछ दिक्कत आ जाती है या ऐसे states में आ जाती है. I would request the honourable member to see to it that the State Health Authority of Ayushman Bharat should ensure that they should put their shares in time so that the patients are, the hospitals or the institutions get the payments in time. Question number 164, Dr. Srikant Eknath Shinde.
हरिभाई पटेल, ठीक है, ये ठीक विचार है आपका। कम से कम कोई मेंबर नहीं आया तो लिख के तो दे, नहीं आने का कारण। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, प्रश्न नंबर 164। सर, क्वेश्चन नंबर 164। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, धन्यवाद मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, हमारे गुजरात राज्य में एम्स राजकोट में स्थित है। सरकार यहां हर संभव मदद कर रही है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी एवं स्वास्थ्य मंत्री जी का आभार व्यक्त कर रहा हूं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से यह भी पूछना चाहता हूं कि गुजरात राज्य में सरकार दूसरा एम्स देने का विचार कर रही है क्या? और इसके साथ मेहसाना नॉर्थ गुजरात का एक बड़ा शहर है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि यहाँ एक CGHS केंद्र खोला जाएगा। ये प्रश्न तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से जुड़ा हुआ है और गुजरात राज्य में राजकोट में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोला गया है। बहुत अच्छा उसका वो आगे बढ़ रहा है और उसको कंसोलिडेट करके ठीक किया जा सके ताकि रीजनल इम्बैलेंस को रोका जा सके और गुजरात के लोग उसकी सेवा ले सके, इसके लिए है। जहाँ तक CGHS का सवाल उन्होंने किया है, ये भी कंटिन्यूस प्रोसेस है। एप्लीकेशन देंगे, हम उसको एड्रेस उसका व्यू लेकर के उस पर विचार कर सकते हैं। श्री ए राजा। Due respect to the Honorable Minister and the government, I am highly disappointed to see the answers given by the Minister. Sir, aims for Madurai in Tamil Nadu was announced way back 4 years back with the assistance of the external fund from the Japan government. In spite of the announcement, no allocation has been made, no preliminary construction has been started. This issue was debated during the 2 elections. Even the Honorable Minister came to Tamil Nadu during the election campaign and he said the Tamil Nadu people are not at all feeling the real national integration. Sir, with due respect, I want to reiterate in this house that we, the people of Tamil Nadu, are second to none to say that we are having full national conscience to maintain the integrated nationality of the country. आप प्रश्न कीजिए। Sir, I'm coming. Sir, more than 5 years, even in the same house, a categorical assurance was given by the finance minister that the fund will be allocated. Till no brick, a single brick was not laid down in the place. Sir, the pain is not even the list. Madurai is not there. Is it the correct attitude towards the Tamil and Tamil Nadu, sir? Please clarify. We are highly disappointed. Please. Sir, I respect the sentiments of the honorable member. Madurai has been All India Institute of Medical Sciences, which has been sanctioned and cleared by the cabinet. We are very much concerned because of some technical reasons. It has been delayed, and we accept the delay. But the government is committed, and the work has started, and very soon you will see that the construction work will take place. निशिकांत दुबे जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा काम किया हमारे इलाके के, जहां की एक डॉक्टर नहीं था वहां एम्स दे दिया सर, मेरे यहां देवघर में। जो मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है सर कि एम्स में सबसे कम यदि ओपीडी के मरीज कहीं देखे गए तो वो देवघर एम्स में देखे गए। उसका कारण ये है कि जो इमरजेंसी फैसिलिटी है वो चाहने के बाद भी, मतलब मंत्री महोदय के बार बार आदेश के बाद भी वो चालू नहीं हो पा रहा है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह है कि ओपीडी की फैसिलिटी हमारे यहाँ इमरजेंसी के साथ कब तक चालू हो जाएगी, तो कृपा होगी कि उसका महत्व जो है बढ़ जाएगा। मैं माननीय सदस्य की चिंता और उनका कंसर्न को ध्यान में रखता हूं, लेकिन मैं उनके माध्यम से, इस प्रश्न के माध्यम से सबको एक बात बताना चाहता हूं, और वो ये बताना चाहता हूं कि
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, क्योंकि ये बहुत प्रश्न महत्वपूर्ण है, ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस की हमारी कल्पना क्या है, हमारी परिकल्पना क्या है। हमारी परिकल्पना है, और वो बहुत हद तक पूरी भी हुई है, कि हम देश के कोने कोने से लोग अपने इलाज के लिए दिल्ली ना आए, और उनकी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में जिस तरीके से सेवा होती है, वैसे ही ब्रांड नेम के साथ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वहां खड़ी है। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस अवधि के दौरान 17+ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देश के हर एक क्षेत्र में खोलने का प्रयास किया। एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 1200 करोड़ रुपए से लेकर के 2000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, विथ वर्ल्ड्स बेस्ट टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम्स, वर्ल्ड्स बेस्ट। अब तीसरी बात कि ये जो हम वर्ल्ड बेस्ट स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, मैं सबको बोलता हूं, और मैं आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए 50s में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में आ गया था, लेकिन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की रिकॉग्निशन 70s और 80s में जाकर के हुई। इंस्टीट्यूशंस आर नॉट क्रिएटेड इन वन डे। और मैं सबको बोलता हूं, क्या आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोलना चाहते हैं? अगर आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोलना चाहते हैं तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के स्टैंडर्ड्स बहुत अलग है, उनके बराबर के स्टैंडर्ड्स किसी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के नहीं होते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 24/7 365 दे आर देयर इन द कैंपस सर्विंग द पेशेंट। The amount of expenditure per patient is very different. It does not match with any other institution. अब इसमें होता क्या है, मैं एज स्वास्थ्य मंत्री बोलता हूँ आपको, कि जब हम कैटेगरी उठा करके देखते हैं तो मान लीजिए कि हमारे पास किसी फैकल्टी को अपॉइंटमेंट करने के लिए हमने 10 पोस्ट के लिए इंटरव्यू किया। इंटरव्यू में 50 लोग आए, 100-60 लोग आए। इंटरव्यू के रिजल्ट्स कैसे आते हैं? नॉट फाउंड फिट। हम दोबारा इंटरव्यू करते हैं, लेकिन हम एम्स के स्टैंडर्ड को डाइल्यूट नहीं करते हैं, क्योंकि हमको उसी पर रखना है। इसलिए देखिए, निशिकांत जी उस दिन बहुत खुश हुए थे जिस दिन देवघर को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिला था। मैं उनकी चिंता व्यक्त करता हूं, और आप सब लोगों को, आप कोई भटिंडा के बारे में पूछेगा, कोई बिलासपुर के बारे में पूछेगा, सब जगह यही समस्या है। हमने तय कर रखा है, faculty will grow, it will take 10 to 15 years to become a international standard faculty of every all India Institute of Medical Sciences, और हम उसके लिए प्रयासरत हैं। इसलिए देश का आज से 60 के दशक में, अध्यक्ष महोदय आपका समय लेकर के मैं सबको एनलाइटन करना चाहता हूँ, 60s और 70s में हमारा बेस्ट डॉक्टर बोलता था, we do not have the facility in the country and that is why we are going outside. And today Prime Minister Modi has created 22 institutions which are world class standard. और इसलिए अब इसको भरना, हार्डवेयर इज देयर, वी आर ट्राइंग टू पुट सॉफ्टवेयर इनटू इट टू द बेस्ट पॉसिबल, द मोस्ट मॉडर्न सॉफ्टवेयर डालने का प्रयास हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 165 प्रदीप पुरोहित। 165 ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। पहली बार स्टार क्वेश्चन के जरिए मुझे मौका मिला लोकसभा में प्रश्न पूछने के लिए। मेरा जो सवाल था और जिसमें ऑनरेबल मिनिस्टर का उत्तर आया है, मैं ये बताना चाहता हूं ऑनरेबल मिनिस्टर जी को कि एक समय था जो पुराने पद्धति का चिकित्सा, जो हम धन्वंतरी जी को भगवान मानते थे, दुनिया के सबसे बड़े चिकित्सक के डॉक्टर के नाम पे हम जानते हैं उनको, और आयुर्वेदिक का जो पुरातन चिकित्सा पद्धति था, वो गंधमार्दन, जिस क्षेत्र से मैं आया हूँ, गंधमार्दन मतलब भी हम सब जानते हैं। रामायण के युग में हनुमान ने विशल्य करणी के संधान पे हनुमान पूरा गंधमार्दन को उठा के ले गए थे। उसी गंधमार्दन पहाड़ के नीचे एक आयुर्वेदिक कॉलेज है, और उसी आयुर्वेदिक कॉलेज गंधमार्दन में। महाभारत मत सुनो, आप प्रश्न पूछो।
जी 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 हाँ, वहाँ 2000 ये जो रिपोर्ट्स में आया है, महाभारत सुनाने का किस्सा जहाँ चलता आज के यहाँ। बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट था सर, उसमें 2000 से ज्यादा बोटानिकल प्लांट्स नर्स उस गंधमार्दन में मौजूद है। उसमें 222 जो कि दुर्लभ वनौषधि के नाम पे जाने जाते हैं, उसका सर्वे ठीक ढंग से नहीं हुआ। उसका एक सर्वे कराना और उस मेडिकल कॉलेज को केंद्र सरकार का अधीन में अगर लिया जाएगा, मेरा प्रस्ताव है, और उस कमेटी वाले भी अपने हिसाब से लिख के दिए हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि एक सर्वे गंधमार्दन के पहाड़ ऊपर कितना जड़ी बूटी है, और दूसरा बार है उसी कॉलेज को अगर केंद्र सरकार लेना चाहते हैं, कोई प्रस्ताव उनके ऊपर है? अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य ने जो यहाँ पर प्रश्न उपस्थित किया, जो गंधमार्दन पहाड़ियों पे उन्होंने बताया कि 2200 कुछ वन औषधियों के पौधे या झाड़ वहाँ पर है, लेकिन भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI के प्राप्त जानकारी के अनुसार 2009 के दौरान ओडिशा के बारगढ़ के मंदगर्दन पहाड़ियों में कुल 912 पौधों की प्रजातियां पाई गई, जिसमें से 345 प्रजातियां औषधीय पौधों के रूप में वर्गीकृत था। और राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंधमार्दन पहाड़ियों में सिर्फ 220 औषधीय पौधे हैं। मैं उसको नहीं पढ़ रहा, मैं दूसरे पढ़ रहा हूँ उनको। तो अध्यक्ष महोदय, उनका जो प्रश्न यहाँ पर था, तो उसका संरक्षण किया गया है, और उनकी जो वनस्पति है और उनके संरक्षण के लिए भी आयुष मंत्रालय से निधि आवंटित किया जाता है। उसमें जो वनौषधि के बारे में जो रिपोर्ट आपके पास आया उड़ीसा सरकार की तरफ से, वहाँ बिजू जनता दल का सरकार था, वहाँ एक माइनिंग चला रहे थे उन लोग, जिसके खिलाफ एक बहुत बड़ा मूवमेंट चला था गंधमार्दन सुरक्षा के लिए। उसी मूवमेंट से हम पॉलिटिक्स में आए हैं, तो उनका रिपोर्ट जो सही नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, जो विशल्यकरणी वही गंधमार्दन से निकला है, तो एक बार सर्वे उसको आपका डिपार्टमेंट से मैं चाहता हूँ, एक आप सर्वे करा सकते हैं क्या? दूसरे बात, वो जो आयुर्वेदिक कॉलेज है, मोदी जी के आने के बाद ये जो पुरातन चिकित्सा पद्धति को जो बढ़ावा मिला है, पहले तो उसको दबाया गया था, तो उसी आयुर्वेद वहाँ जहाँ 2000 से ज्यादा बोटानिकल मेडिसिनल प्लांट्स नर्स है, अगर उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं केंद्र सरकार, तो एक बड़े पैमाने पर एक बड़ा अनुष्ठान बन सकता है। इसके बारे में केंद्र सरकार कोई प्रस्ताव लेंगे क्या? अध्यक्ष महोदय, आयुष मंत्रालय का काम ही आयुर्वेद को बढ़ावा देना है और आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करना है। माननीय सदस्य ने जो यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि गंधमार्दन पर्वत पे बहुत सारी ऐसी वनस्पतियाँ हैं कि जो आयुर्वेद में दवा बनाने के लिए उपयोग में ला सकती है। जो पहले का सर्वे था, उनका कहना है कि वो सर्वे थोड़ा ठीक नहीं हुआ था, दोबारा उसका सर्वे किया जाए, तो निश्चित रूप से हम उसका दोबारा सर्वे करने के लिए भी हम वहाँ पर PSI को निर्देश देंगे, और निश्चित रूप से जितनी भी वहाँ पर वन औषधियों के पौधे वहाँ मिलते हैं, उसकी संरक्षण करने के लिए हम वहाँ पर कोशिश करेंगे। उन्होंने जो SSN विद्यालय के बारे में बताया कि उसको सरकार को अधिकृत करने का प्रस्ताव, उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई प्रस्ताव हमारे मंत्रालय की तरफ आया नहीं। और इन्होंने जो जैविक विविध बोर्ड के बारे में बताया, निश्चित उसके माध्यम से भी इसका पूरा सर्वे किया जाएगा। श्री सप्तगिरी उल्का। Speaker sir, I agree with the sentiments of my honorable colleague that the previous BJD government in Odisha, they were into rampant mining and they destroyed most of the tribal areas. Sir, जो ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है, हम लोग के नीमगिरी पहाड़ में, ईस्टर्न घाट्स में भी बहुत सारे आदिवासी बहुल एरिया में हम लोग ये वन औषधि यूज़ करते हैं। गवर्नमेंट कोई ऐसे कदम उठा रही है जो कि ये प्लांट स्पेसिस को विच आर हैविंग ट्रेडिशनल मेडिसिनल यूसेस, इसका एक आप सर्वे कराओगे क्या? सर, दूसरी बात है, आपने बताया कि 6 आयुर्वेदिक कॉलेजेस जो उड़ीसा में है, इसमें से 5 डिफंक्ट है, तो सरकार क्या कदम उठा रही है कि इन आयुर्वेदिक कॉलेजेस को फिर से चालू करे? एंड रिसर्च में आप ये बोले कि एक भी कॉलेज कोई योगदान नहीं दे रहा है, तो सरकार की तरफ से क्या आपका कदम है जिससे कि आप ये रिसर्च में सक्षम होंगे? इसके लिए आप क्या स्टेप्स उठा रहे हैं, ये आप बताइए। अब थैंक यू सर। अध्यक्ष महोदय, सदस्य ने जो पूछा कि ओडिशा के जो 6 कॉलेज के बारे में, निश्चित रूप से हमारा जो
काउंसिल है वो उन्हीं को देखता है। स्टैंडर्ड के मुताबिक जो भी काउंसिल के नियम है उसी के माध्यम से ही कॉलेज को मान्यता दी जाती है। और उन्होंने जो ये कॉलेजों को मदद देने के बारे में पूछा है, तो उसमें से जो एसएनएन आयुर्वेदिक कॉलेज पैकमल बारगढ़ उड़ीसा में है, इसको 2 हेक्टेयर क्षेत्र में जड़ी बूटियाँ उद्यान यानी हर्बल गार्डन के लिए 12 लाख रुपए उनको दे दिए गए हैं। और दूसरा एक हर्बल नर्सरी के स्थापना के लिए भी 19.2 लाख रुपए को स्वीकृति वहाँ दी गई है। और कॉलेजों को भी अगर वो हर्बल गार्डन या हर्बल नर्सरी को बढ़ावा देते हैं तो निश्चित रूप से आयुष मंत्रालय से उनको मदद दी जाती है। श्री मन्नालाल रावत। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो वनस्पतिक रूप से काफ़ी समृद्ध हैं। माननीय आपके जरिए माननीय मंत्री महोदय से ये जानना चाहता हूँ कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण है उसने क्या अरावली की पहाड़ियों में जो औषधीय पौधे हैं उसका कोई विस्तृत अध्ययन किया है क्या? और दूसरा वहाँ गुणीजन हैं जो जनजातीय समाज से आते हैं, वो परंपरागत रूप से इलाज करते हैं, तो क्या उनको भी कहीं सूचितबद्ध करने का कोई प्रस्ताव है क्या, विचार है क्या? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैंने पहले ही बताया कि आयुष मंत्रालय का काम आयुर्वेद को बढ़ावा देना, आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करना। और जो इन्होंने बताया कि जो वैद्य लोग भी गाँव में या देहातों में दुर्गम भागों में जो इलाज करते हैं आयुर्वेदिक माध्यम से, तो उसी को भी जोड़ने की कोशिश निश्चित रूप से हमारे मंत्रालय के माध्यम से यहाँ पर की जाती है। उन्होंने जो अरवली पर्वत के बारे में वो औषधि पौधे के बारे में जो यहाँ पर सर्वेक्षण के बारे में पूछा, वो बाहर प्रश्न है, निश्चित रूप से वो अगर लिखित में देंगे तो उसका सभी लिखित में जवाब दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 166 प्रोफेसर शौकत राय। क्वेश्चन नंबर 166 माननीय मंत्री जी। Laid on the table of the House. Sir, I perused the minister's reply very carefully. There is no doubt that Covaxin is a good vaccine for COVID and internationally accepted as such. But there is a strange case, sir. The Covaxin was developed and discovered by Indian Council of Medical Research affiliated National Institute of Virology. The National Institute of Virology spent 35 crores on developing the vaccine. The minister has given the breakdown of how these 35 crores were spent, including 20 crores for phase 3 clinical trials. But a strange thing happened, sir. The patent which was initially filed was filed alone by a company called Bharat Biotech International Limited. They are given huge publicity, one Krishna Ella. He did not, in the initial application, did not mention ICMR. Later there was a media halla over this. And then they filed a joint application. I want to know clearly from the Honorable Minister as to whether the ministry has questioned Bharat Biotech as to why they did not file a joint application. And if they have not filed, what punitive steps have been taken by against them instead of giving them Padma Shri and Padma Vibhushan? The question is very relevant. First of all, I would like to explain how and what is the contribution and how do we go forward in this direction. See, the Indian Council of Medical Research and NIV, the National Institute of Virology, there was a joint MOU with the BBL, the Bharat Biotech International Limited, and we all together, the program of developing the vaccine was undertaken. Sorry? Sorry, sir? माननीय मंत्री जी, मैं पूरा प्रोसीजर समझा रहा हूँ।
ये जैसा मैंने कहा कि एक एमओयू साइन हुआ ICMR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो इसका पार्ट है, और BBIL में भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के बीच में हुआ, और उसके तहत वैक्सीन को डेवलप करने का प्रोसेस शुरू हुआ। वैक्सीन के 2 पार्ट्स थे। पहला पार्ट तो ये था कि वायरस को आइसोलेट करना, और वायरस को आइसोलेट करने के लिए और उसके चैलेंजेस को स्टडी करना, और टेस्टिंग द वैक्सीन, न्यूट्रलाइजेशन अगेंस्ट द वेरिएंट स्ट्रेन्स ऑफ SARS-CoV-2, और उसको BSL-4 में ऑपरेशनल और मिसलेनियस जो काम थे वो करने का था। और लगभग इस काम को पूरा का पूरा काम ICMR ने किया, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने किया, और वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में किया, और उसमें हम लोगों ने 7 करोड़ रुपए खर्च किए। उसी तरीके से लेबोरेटरी के टेस्टिंग और सैंपल्स के लिए हमने 7+ करोड़ रुपीस खर्च किए, और फेज़ 3 का जो उसके बाद जो डेवलप करने का काम था वह काम वो BBIL ने किया। और इसमें मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो हमने 35 करोड़ रुपए खर्च किए, 35 करोड़ रुपीस खर्च किए, BBIL ने 60+ करोड़ रुपए खर्च किए वैक्सीन को डेवलप करने के लिए। इसलिए ये जॉइंट वेंचर था, और जॉइंट वेंचर के तहत यह वैक्सीन मार्केट में आई। इस वैक्सीन पर की रॉयल्टी के रूप में ICMR को BBIL ने 172 करोड़ दिए भी हैं। इसलिए ये जॉइंट वेंचर के रूप में ये कार्यक्रम चला। इसमें एक बात ज़रूर हुई कि BBIL ने हमारे IPT को लिख करके पेटेंट के लिए उन्होंने अपना नाम उसमें इंगित किया कि ये BBIL के द्वारा हो रहा है। जब इसकी जानकारी भारत सरकार को और ICMR को मिली, उसी दिन हम लोगों ने यह प्रश्न उठाया कि इट इज़ एन MOU जिसमें हमने आपको क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, और क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए हमने 35 करोड़ रुपए नहीं 20 करोड़ रुपए हमने खर्च किए 3rd ट्रायल के लिए, विच वॉज वेरी कॉस्टली एंड विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वैक्सीन टू कम इनटू द मार्केट। तो ये जॉइंट हमारा कंट्रीब्यूशन था, लेकिन उसमें उन्होंने को ओनरशिप एंड को इन्वेंटर में अपना ही नाम रखा और किसी और का नहीं रखा। द मोमेंट वी केम टू नो अबाउट इट, वी filed the objection, and I would like to inform this House that it has been corrected. Now ICMR, virology, plus our 3 scientists are co-inventor and co-owner of co-ownership उनको मिली है, और उसको हम Honorable member, और BBIL ने ये भी माना कि inadvertently हमारे से आपका co-inventorship और co-ownership छूट गया था। सर, ऑर्डिनरी लोग होते तो ये इनएडवर्टेंटली जो मिस हो गया ICMR का नाम देना, उसके लिए उसको पनिश किया जाता, क्योंकि ये लोग इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, इसलिए इसको खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया गया। ये मैं पॉइंट आउट करने। सर, मेरा सवाल ये है कि मैं जानना चाहता हूँ, कोवैक्सीन वॉज वेरी इफेक्टिव ड्यूरिंग दी Corona epidemic, and it was also exported abroad. The Prime Minister claimed that Bharat is Vishwaguru in Covaxin, etc. Would he care to tell us how many shots of Covaxin were manufactured in India and how many shots were exported abroad to how many countries? Okay. वैसे इस प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ कि कुल मिलाकर के 100 देशों को वैक्सीन मैत्री में हम लोगों ने वैक्सीन पहुंचाई है, और सब्जेक्ट टू करेक्शन, बिकॉज मेरे पास वो उसके डिटेल्स नहीं है, लेकिन नहीं है, डाटा नहीं है इसका। हाँ, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तो इसी के साथ नहीं दादा, क्वेश्चन इससे जुड़ा, लेकिन 48 कंट्रीज को भारत ने वैक्सीन मैत्री में मुफ्त दवा दी है, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। और 220 करोड़ डबल डोज, यह भारत में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड्स फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ है, ये भी हमको
एक मिनट। आई स्टैंड करेक्टेड, 7 कंट्रीज में कोवैक्सीन गया है। एक बात बताइए, इसमें कोई आपत्ति है क्या? मैं भी कई दुनिया के देशों में गया हूं और सबने कहा कि भारत की वैक्सीन सबसे सर्वश्रेष्ठ है। मुझे कहा लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 167 श्री राजेश रंजन। 67। माननीय मंत्री जी, विवरण सदन के पटल पर रखा गया है। माननीय मंत्री महोदय, आपके ही आर्थिक सर्वे में अभी जस्ट समय अभी जो आर्थिक सर्वे आया है उसमें समय पप्पू जी इतना ही है, घड़ी देख लो। सोशल मीडिया, ड्रग्स, इंस्टाग्राम और 70% युवाओं का दैनिक जीवन में सोशल मीडिया पे रहना, लगातार गलत ड्रग्स का सेवन, लगातार आर्सेनिक, आयरन जैसे पानी का सेवन और इस देश के युवाओं के द्वारा शारीरिक रूप से मात्र 54.4% ही मात्र अपने जीवन दय में उसका उपयोग करना, उसके बाद लगातार मानसिक रूप से तनाव में अभाव, कई आर्थिक सर्वे में आप ही का है। तो क्या सरकार इस ओर, जिसके कारण भारत के युवाओं पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है, जिसमें मिजोरम, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, त्रिपुरा ऐसे प्रदेश में लगातार HIV, एड्स जैसी लगातार 60% यूथ के भीतर यह पाया गया अभी, और यह सर्वे में है। तो क्या सरकार इस ओर कोई पहल कर रही है कि सिर्फ WHO की रिपोर्ट नहीं है, कई ऐसी रिपोर्टें हैं मंत्री महोदय जिसमें बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है कि भारत अन्य देशों के मुताबिक भारत के युवा ज्यादा डिप्रेस में है, ज्यादा सोशल मीडिया को यूज करते हैं, ज्यादा गंदगी के बीच रहते हैं। इस पर सरकार की कोई पहल है? माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न जो है, जो इन्होंने पूछा है कि इंडिया की अडल्ट पॉपुलेशन फिजिकली अनफिट है क्या, ये WHO की रिपोर्ट को इंगित करते हुए। अब अनफिट के दृष्टि से जो इन्होंने प्रश्न के बारे में कहा है, और उन्होंने कहा है कि 59.9% भारत के लोग अनफिट हैं। मैं थोड़ा सा माननीय सदस्य के माध्यम से देश की जनता को भी जवाब देना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि WHO की रिपोर्ट फिट और अनफिट की नहीं है। WHO की रिपोर्ट ये है कि 59.9% लोग सफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं। सफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी एंड इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी, इसके बाद बीच की रिपोर्ट है। फिट और अनफिट जब हम बोल देते हैं तो हम इसको बहुत सेंसेशनलाइज कर देते हैं। अब फिट में भी उन्होंने जो सफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी बताई है वो है 75 मिनट्स ऑफ विगरस इंटेंसिटी एक्टिविटी पर वीक, रनिंग, डिगिंग, कंस्ट्रक्शन वर्क, आउटडोर गेम्स, ये करने वाले सफिशिएंट में आते हैं। और उसी तरीके से ये जो WHO की रिपोर्ट आई है, ये सेल्फ रिपोर्टेड स्कीम है, तो इसमें फिट और अनफिट का सवाल नहीं है। सफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी करना या इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी करना, उससे सवाल है। और मेरे ख्याल से आप भी और हम भी इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी में ही आते होंगे, और बहुत से सदस्य इसमें आप भी इनसफिशिएंट में ही आते होंगे। प्रश्नकाल समाप्त। क्या आप सीनियर व्यक्ति क्यों हाथ खड़ा कर रहे हो? मैंने आपको कहा है कि शाम को 6 बजे बाद जब शून्यकाल चलेगा, जब मैं आपको बुलाऊं। आपण लाइव माइक नहीं दिया सर।
Sir, 18% GST being charged upon life insurance premium and medicine, we demand to be withdrawn immediately. This GST. माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना की अनुमति प्रदान नहीं की गई है।